नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात एक बेहद अहम मसले की। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर बनाम भारत संघ शीर्षक वाली रिट याचिकाओं के एक समूह पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने फैसला सुनाया है कि एमबीबीएस, एमडी और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए सभी संस्थाओं को नीट ही लागू करना होगा, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ही वहां पर स्टूडेंट्स का दाखिला हो पाएगा। पीठ ने कहा कि मेडिकल और डेंटल एजुकेशन में प्रवेश के लिए नीट की एक समान परीक्षा निर्धारित करने से अनुच्छेद 19(1)(g) के साथ 30 और संविधान के 25, 26 और 29(1) के साथ पढ़ने के तहत गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता और ये सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों के संवैधानिक अधिकार में दखल भी नहीं देता। पीठ ने कहा कि विद्यार्थियों के हित में यही है कि जहां मेरिट है उसे आगे लाया जाए और जो बेहतरीन स्टूडेंट हैं उनको मान्यता मिले। एडमिशन में करप्शन को रोका जाए और इसीलिए यूनिफॉर्म प्रवेश परीक्षा ही सबसे तार्किक है। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में यह फैसला भले ही नीट को लेकर हो, लेकिन संस्थानों के व्यक्तिगत जो नियम है, चाहे वो अल्पसंख्यक रुतबे को लेकर हो या लिंग्विस्टिक अल्पसंख्यक को लेकर हो, क्या कहता है, मौजूदा दौर में क्या प्रावधान थे और इस फैसले के बाद क्या बदलने जा रहा है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। प्रोफेसर सुषमा यादव हमारे साथ हैं, फॉर्मर मेंबर यूजीसी और वाइस चांसलर हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा से। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। सत्य प्रकाश हमारे साथ हैं, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून से। सत्या, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जामिया हमदर्द वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.ई. हसनैन सर हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सत्या आपसे करना चाहूंगा, इस फैसले को अगर मैं कानूनी भाषा को आम भाषा में समझना चाहूं तो ये फैसला क्या दो बड़ी बातें कहता है कि चाहे वो लिंग्विस्टिक संस्थान हो अल्पसंख्यक के आधार पर या फिर जनसंख्या के लिहाज से जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं उन सबको नीट फॉलो करना है और उनके जो अल्पसंख्यक संस्थान होने के अधिकार संविधान में प्रदत्त हैं उसको कहीं पर भी ये हनन नहीं करता। देखिए, ये मामला काफ़ी पहले से चल रहा था। 2013 में एक फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नीट वाली पूरी व्यवस्था को खारिज कर दिया था। उसके बाद 2016 में एक रिव्यू पिटीशन में फिर से उसको वापस ला दिया था, नीट वापस आ गया था। लेकिन उसके बावजूद कई तरह के आवेदन सुप्रीम कोर्ट में और पिटीशंस लंबित थे जिसमें नीट की व्यवस्था को चुनौती दी गई थी। ये जो बहुत सारे पिटीशंस थे उसमें मुख्यतः ये था कि जो आर्टिकल 30 है संविधान का, जिसमें जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जो समूह है उनको अपने ढंग से अपने शैक्षिक संस्थान चलाने का अधिकार है उसमें। और दूसरा आर्टिकल 19(1)(g) में जो किसी भी तरह का व्यवसाय या कोई धंधा करने का जो मूलभूत अधिकार है, इनका कहना था कि इनका हनन होता है। और एक आर्टिकल 14 जो आमतौर पे लोग इन्वोक करते हैं उसमें यह है कि ये मनमाना, ये एक तरह से मनमानी व्यवस्था है, इसलिए इसको खत्म किया जाए। मुझे पता नहीं आर्टिकल 25 इसमें क्यों साइड किया गया था कि 25 का डोमेन अलग है। लेकिन ये जो तीन मुख्य प्रावधान जिनके आधार पर इनको चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो पहले के बहुत सारे जो फैसले हैं उनका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कि नीट जो एंट्रेंस टेस्ट है उससे किसी भी संस्थान का, अल्पसंख्यक संस्थान चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उन तरह के शिक्षक संस्थानों को उनके किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, एक। और दूसरा, नीट की व्यवस्था सारे संस्थानों पे, चाहे वो अल्पसंख्यक संस्थान हो, एडेड या अनएडेड हो या बाकी संस्थान, सब पे लागू होगी। इसका नतीजा ये हुआ, देखिए ये एक तो संवैधानिक पहलू है जिसमें कि अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकार उससे जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन एक व्यवहारिक पहलू ये है कि जो स्टूडेंट्स जो इस तरह की परीक्षा में शामिल होते हैं तो उनको एक ही परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, उसी से ये तय हो जाएगा कि उनका दाखिला कहाँ पे हो पाएगा। तो वो व्यवहारिक पहलू है, लेकिन संवैधानिक स्तर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अल्पसंख्यक संस्थानों के जो अधिकार है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 उसका कहीं से भी कोई उल्लंघन नहीं होता है। और बाकी जो
सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीजें कही है, वो ये कि नीट की व्यवस्था फेयर है और रीजनेबल है, और दूसरा कि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है, जिसमें कि स्टेट जो किसी व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करता है और व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करता है, तो ये उससे कोई भी संस्थान अलग नहीं रह सकता है। तो इसलिए इसके जो मुख्य चीजें हैं वो एक को ये सब पे लागू हो रहा है, दूसरा जो अल्पसंख्यक संस्थान है उनके किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, और तीसरा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि उनको बार बार अलग अलग एग्जामिनेशंस में नहीं बैठना पड़ेगा। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन पेटिशनर्स की बात मान ली होती तो शायद अलग अलग शिक्षण संस्थान जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, या तो वो अलग अलग अपनी व्यवस्था करते दाखिले की जो उनकी मांग थी, या हो सकता था कि जो अल्पसंख्यक संस्थान है वो एक तरह के वो कोई अलग व्यवस्था साथ मिलकर बनाते। इन दोनों ही स्थितियों में स्टूडेंट्स को दोबारा तीसरी बार भी बैठना पड़ सकता था, वो स्थिति अब नहीं रहेगी। ओके हसनैन सर, दो चीजें मैं समझना चाहूंगा कि संविधान के मुताबिक जिसका जिक्र इस फैसले में भी है और जो सत्यान्वित जिक्र किया है, चाहे वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थान हो या फिर धार्मिक आधार हो, क्या आपको लगता है कि अगर किसी एक कॉमन एंट्रेंस के जरिए वहां पर एडमिशन होते हैं तो उनके हित या उनके संवैधानिक, मैं साफ तौर पर करना चाहूं कि जो हित हैं वो कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ संस्थानों को इसे लेकर आपत्ति क्यों रहती है? मैं बड़ी अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि ये हर एक विश्वविद्यालय में, चाहे वो अल्पसंख्यक धर्म की वजह से हो या किसी और वजह से हो, सब में ये लागू नहीं होता था। पहले कुछ लोग नीट के थ्रू ही लेते थे, जैसे हमारा विश्वविद्यालय, हमारा मेडिकल कॉलेज है। NIRF रैंकिंग में हम इंडिया के 15th हाईएस्ट रैंकिंग मेडिकल कॉलेज माने जाते हैं। दिल्ली में 3रे नंबर पर हमारा स्थान है। हम लोग कभी अपना एग्जाम नहीं लेते थे, हम हमेशा नीट के थ्रू ही लेते हैं। और ये नीट के थ्रू करना, ये बहुत अच्छी जो वजाहत, जो स्पष्टीकरण किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सही किया है। इससे सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो विद्यार्थियों को होगा। ये जो अभी हम टिप्पणी दी कि भाई इसमें सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, इन बच्चों को अलग अलग जगह पर एग्जाम देना नहीं पड़ता। मुझे याद है पहले होता था कि अलग अलग स्टेट का अलग एग्जाम होता था, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग एग्जाम होता था। अब आज के डेट में एक एग्जाम होता है, नीट। हम लोग तो पिछले जब से सुप्रीम कोर्ट का 2016 का फैसला हुआ है, तब उसके पहले हम लोग मार्क्स पे लेते थे। उसके बाद 2016 के फैसले के बाद से हम लोगों ने बगैर नीट के कोई एडमिशन लिया ही नहीं, चाहे कोई किसी भी सिस्टम हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो फार्मेसी हो। जो सेंट्रलाइज एग्जाम होता है उसके थ्रू ही लेते हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है। मेरे ख्याल से इससे अपना अनुभव मैं आपको बताता हूँ, इससे विश्वविद्यालय को ही फायदा होगा, मेडिकल संस्थान को फायदा होगा। हमारे विद्यार्थी नीट की बेसिस पर जो आते हैं बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं, उनकी रैंकिंग बड़ी अच्छी होती है। वो उससे आपको पता भी लगता है कि आप कितने पानी में हैं, आपका संस्थान कहाँ पर है, लोग आपको किस नजर से देखते हैं। तो ये उनके विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर कोई अल्पसंख्यक संस्थान समझती है कि नीट के हो जाने से उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से उनकी सोच में थोड़ी सी नए विचार लाने की जरूरत है। उनका कंट्रोल वैसे ही रहेगा, कोई कंट्रोल नहीं खत्म होगा। आपके स्टूडेंट की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी, और उससे आपको ही लाभ, आखिर में आपको ही फायदा होगा। लेकिन जिस तरीके से सुषमा जी जो इसमें दलील दी गई कि अनुच्छेद 29(1) और 30 यानी कि धार्मिक और भाषा के आधार पर जो काम करने का अधिकार इन संस्थानों को मिलता है, यानी कि जो भाषाई आधार पर या धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हैं, वो कहीं ना कहीं नीट उसका उल्लंघन करता है। आप क्योंकि यूजीसी के पूर्व मेंबर हैं और एक वाइस चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी में, क्या यूनिवर्सिटी को अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है, जिसका जिक्र हसन साहब ने किया कि इससे फायदा यूनिवर्सिटी का भी फायदा, स्टूडेंट्स का फायदा है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी या कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इससे खुद को बाहर रखना चाहती हैं? देखिए कविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आज इस पर प्रसन्नता जाहिर करना चाहती हूँ कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय लिया है जिसमें कॉमन टेस्ट, जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है, एंट्रेंस के लिए एक ऐसे परीक्षा के लिए अपना मत दिया है और एक स्पष्ट मत दिया।
हम सब जब से बच्चे थे, आपको भी याद होगा जब आपने 11वीं 12वीं करी होगी, आप 12वीं वाले होंगे जरूर, हम लोग पुराने जमाने के जो हैं वो 11th के बाद, 10वीं के बाद बच्चे को और उसके माता पिता को बुखार चढ़ना शुरू होता था, और फिर जब तक उसे कहीं एडमिशन नहीं मिल जाता था वो बुखार नहीं टूटता था। और आज एक प्रदेश में, कल दूसरे प्रदेश में, आज एक संस्थान में, कल दूसरे संस्थान में, इट वाज ए मैडनिंग एक्सरसाइज। तो मैं इसका इसलिए इस्तकबाल करना चाहती हूँ, इसके लिए अभिनंदन करना चाहती हूँ। इससे माता पिता का, बच्चे का, दोनों का प्रेशर कम हो, और एक बार परीक्षा दे करके उसे एक तरह से सभी संस्थानों में दाखिले के लिए वो सूची में, एक क्यू में लग जाएगा, और उसके बाद उसे सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि उसका नंबर कहाँ आ रहा है और वो उस नंबर पे चला जाएगा। इसमें कहाँ किसी भी प्रकार से कोई ऑटोनॉमी किसी संस्थान की, और खास तौर पे ऐसे संस्थान की जो अनुच्छेद 29 और 30 की बात करते हैं। भारत में जितने शिक्षण संस्थान हैं, कोई भी इसको व्यवसाय के रूप में हमारे सामने नहीं रखता है। सबके सब शिक्षण संस्थान ये कहते हैं कि वो मानव हित में काम कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में संस्थान बना रहे हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सभी बताते हैं, और सरकार से बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त करते हैं। यदि वो नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थाएं हैं और सरकार से सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी ऑटोनॉमी इतनी एक्सपेंड नहीं हो सकती, इतनी उन्हें फैलानी भी नहीं चाहिए कि वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से डरने लगे। हम सब जानते हैं, वर्षों से जब से यूजीसी खुली है उसका प्रयास ये रहा है, और मानव संसाधन मंत्रालय का प्रयास भी ये रहा है कि उच्च शिक्षा का विस्तार हो। उस विस्तार को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि बहुत से ऐसे संस्थान जो अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और शोध के क्षेत्र में, और वो और अच्छा काम कर सकें, इसलिए यूजीसी और एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसे एक स्टेटस प्रदान कर दे, रिकॉग्निशन या मान्यता दे दे, ताकि वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बन जाएं, यानी ऐसे संस्थान जो लगभग विश्वविद्यालयों जैसे ही हैं। और उसके साथ थोड़ी उनको ऑटोनॉमी इसलिए दी कि वो पहले काम कर चुके थे, उस काम को देख करके उन्हें एक रिकॉग्निशन दी जाती है। लेकिन प्रायः ये देखा गया है, और स्टैन साहब भी पहले रहे हैं, और यूजीसी में हम जब बैठते हैं तो देखते हैं, एक बार जब ये स्टेटस मिल जाता है, फिर ये संस्थान थोड़ा अधिक फैलने का प्रयास करते हैं। और अगर इस देश में कैपिटेशन फीस, डोनेशंस, ये सब मामले आए हैं, तो वो सरकारी संस्थानों ने तो कभी नहीं बनाए हैं, वो इन्हीं संस्थानों के माध्यम से आए हैं। और हम सब चिंतित थे कि व्यावसायिक कार्यक्रमों में यदि आप मेरिट को नजरअंदाज करेंगे, और ऐसी मेरिट को जो कहीं भी साधनों से वंचित नहीं रही है, उनके पास संसाधन है तभी वो इतनी हाई डोनेशन या कैपिटेशन दे सकते हैं, और फिर आप उनके माध्यम से संस्थान को चलाकर ये कहना चाहते हैं कि हम इस स्वायत्तता को बरकरार रखना चाहते हैं, और इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं देश की सेवा भी करना चाहते हैं, ये दोनों साथ नहीं चल सकते। और इससे हमारी उच्च शिक्षा का स्तर विश्व भर में निम्न माना जाता था कि यहाँ का डॉक्टर गया है तो वो कौन से संस्थान से आया है, वहां जाकर एक और टेस्ट देने के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब वैश्विक समय है तो ये बहुत अच्छा समय है। यूजीसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सभी को इस फैसले का अब स्वागत करके और अपनी आगे की राह तैयार करनी चाहिए, क्योंकि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज मस्ट बी मोर देन द यूनिवर्सिटीज, नॉट लेस देन द यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल, लेकिन जो 2 बातें आपने कही मैम, सत्य मैं थोड़ा सा उसमें और चाहूंगा कि विस्तार देना। फैसले में भी इसका जिक्र किया है जो सुषमा जी कह रही हैं कि किस तरीके से आप जो उसमें डोनेशन, कैपिटेशन फी और मेरिट की बजाय डोनेशन के जरिए इंटरव्यू या फिर सिलेक्शन का पैटर्न था, उसको सिर्फ नीट खत्म कर सकता है। और मैं कोट करना चाहूंगा सत्या, यहाँ पर ये पीठ कहती है कि व्यापार, शिक्षा अब व्यापार की चीज बन गई है, और एडमिशन में होने वाले भ्रष्टाचार और बुराइयों का सफाया करने के लिए नीट से बेहतर विकल्प फिलहाल सामने नहीं है। और सबको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक और फैसला आया था करप्शन को लेकर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में। कैसे देखते हैं, और क्या वहां पर भी आपको लगता है कोई कैपिंग, जो नॉर्म्स हैं यूजीसी की वो सब जगह इक्वल, बराबर मान्य होने चाहिए, उनके अधीन आने चाहिए?
कविन जी, आपका सवाल मुझसे है? जी देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो पहला आपने इस फैसले के बारे में कहा, वो ये कि जो भ्रष्टाचार था, जो प्राइवेट जो संस्थान है और जो उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की भी बात आती है, जिसमें कैपिटेशन फी, ये जो प्राइवेट कॉलेजेस में, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इस तरह की चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हर साल एडमिशन के सीजन में करीब 1-2 महीने तक लगभग रोज इस तरह के मामले आते हैं। और इन सब चीज़ों को एक तरह से स्ट्रीमलाइन करने के चक्कर में ये जो नीट की व्यवस्था है, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। कैपिटेशन फी वाली व्यवस्था को ख़त्म करने की दिशा में, उसके अलावा जो उससे भी जो कहें कि ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि देखिए, शिक्षा का मानकीकरण होना चाहिए, जैसा प्रोफेसर यादव कह रही थी। दूसरा, उसमें गुणवत्ता ऐसी हो जो वैश्विक स्तर पे उसकी स्वीकार्यता हो। तो मानकीकरण, भ्रष्टाचार से मुक्ति, गुणवत्ता सही करना, और साथ साथ एक चीज हमें समझना चाहिए कि जो स्वायत्तता है वो क्यों चाहिए, क्योंकि आप बेहतर प्रशासन आप चला सके, इसके लिए चाहिए। स्वायत्तता इसके लिए नहीं चाहिए कि आप अपनी मनमानी कर सके। मुझे खेद है, पेटिशनर्स ने सरकार पे नीट की व्यवस्था में मनमानी का आरोप लगाया था, आर्टिकल 14 का वायलेशन करने की बात कर रहे थे। असलियत यह है कि इसमें कई तरह की मनमानी जो अलग अलग संस्थाओं की तरफ से चल रही थी, वो मनमानी खत्म हो जाएगी इसमें। तो इसमें भ्रष्टाचार समाप्त होता है, इसमें शिक्षा का मानकीकरण होता है, इसमें गुणवत्ता बेहतर मिलती है, जैसा कि ये हसनैन साहब कह रहे थे कि इसमें उनको बेहतर स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो इससे जो पूरी व्यवस्था है उसमें स्टूडेंट्स अच्छे आएंगे तो डॉक्टर्स अच्छे आएंगे, तो समाज को बेहतर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स मिल पाएंगे। तो इसलिए इसमें ये व्यवस्था आनी चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को कहीं से भी कोई शंका नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये व्यवस्था ट्रांसपेरेंट है, फेयर है और रीजनेबल है। दूसरी बात, आपने यूजीसी के सिलसिले में और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर जो नॉर्म्स हैं उनकी बात की। देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो परिभाषा है जो यूजीसी वाले एक्ट में, और जो परिभाषा यूनिवर्सिटी की है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, इन दोनों को लेके वो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला जो एक फैसला आया गुजरात के किसी यूनिवर्सिटी को लेके, वो दोनों चीज़ें चर्चा में थी। उसमें जो यूनिवर्सिटी थी उसका कहना था कि जो यूजीसी एक्ट के तहत जो परिभाषा है उसमें हमें जो आमतौर पे जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, उससे अलग हमें माना गया है, और इसलिए हमें अलग माना जाए, हमें पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाए, और इसलिए हम पे जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसी और हिसाब से ये यूजीसी एक्ट में यूनिवर्सिटी की परिभाषा है, यहाँ पे हम सिर्फ करप्शन रोकने की बात कर रहे हैं, और उसमें जो यूनिवर्सिटी की परिभाषा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 2 में है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेचर ऑफ वर्क आप कर रहे हैं, जो पब्लिक नेचर का वर्क है आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है, वहां पे आरोप यह था कि किसी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन में अपीयर होने की अनुमति देने के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, आप पे मुकदमा चलेगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। तो ये जो इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने, जो अभी 2 फैसले आ गए, दोनों यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए फैसले हैं, इससे जो शिक्षा व्यवस्था में जो एक तरह का भ्रष्टाचार था या कुव्यवस्था थी, इन सब से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। देखिए, शिक्षा का जितना विस्तार हुआ है पिछले 1-2 दशक में, अभी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, और उनमें से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कुछ तो वर्ल्ड रैंकिंग में भी टॉप 10 में और टॉप 20 में अलग अलग मानदंडों पे आ रही हैं। तो शिक्षा का विस्तार हो रहा है, शिक्षा का मानकीकरण हो रहा है, शिक्षा में गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है, और उसमें प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे संस्थान आए हैं, और कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत है तो जो ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है, जिसमें यूजीसी का रोल है, जिसमें यहाँ पे कहें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का रोल है, तो ये जो सरकारी संस्थाएं हैं जिनका काम रेगुलेट करना है और एक व्यवस्था कैसे चले उसके लिए बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है, आपको उस फ्रेमवर्क के तहत चलना है। उसके अलग अपनी व्यवस्था बनाने का तो वो स्वायत्तता नहीं है, वो तो स्वतंत्रता की बात हो जाएगी, जो कि एक तरह से कहें कि परमिसेबल नहीं है। बिल्कुल। हसनैन सर, जिस तरीके से अगर हम यूजीसी को देखें तो यूजीसी में
फंडिंग से लेकर मैं कहूँ, और फंडिंग अगर एक छोटा सा मैं हिस्सा है, रिकॉग्निशन कहूँ, तमाम डिप्लोमा कोर्सेज की मान्यता की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना, या फिर हाई लेवल पर जो मीटिंग से ट्रेनिंग का सिस्टम होता है, इन सब के बावजूद क्यों प्राइवेट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जो पैटर्न है वो होता मान्यता प्राप्त या फिर यूजीसी की नॉर्म्स के मुताबिक है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर या दूसरे जो स्ट्रक्चर हैं वो खुद से अलग क्यों रखना चाहते हैं? और क्या वाकई इसकी जरूरत है, या फिर जैसे कि कोर्ट कह रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यापार बन गई है और इसीलिए इस पर भी कुछ बदलाव की हमें बात सोचनी चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपका। मेरा इसके पहले, यहाँ आने के पहले मैं आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर था 8 साल। उसके पहले मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय का कुलपति था, वाइस चांसलर था। वहाँ के वाइस चांसलर का पद प्रधान के बाद जब मैं यहाँ जामिया हमदर्द, जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेटली फंडेड है, वी आल्सो गेट थोड़ा बहुत पैसे हमें यूजीसी भी देती है ऑन ईयरली बेसिस। बड़ा अंतर लग रहा है। अंतर इसलिए लग रहा है कि यहाँ हमें हर एक पैसे के लिए अपना हिसाब किताब जोड़ना पड़ रहा है। कहाँ से आएगा? हम तनख्वाह जो देते हैं एग्जैक्टली जो यूजीसी की तनख्वाह है आइडेंटिकल देते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से हर साल ग्रांट मिलता है। उस फंड से हमें पैसे की चिंता हमें करनी ही नहीं होती थी। सिर्फ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को कैसे कन्विंस किया जाए। और चूंकि मैं यूजीसी का सदस्य भी था तो इसलिए हमें ज्यादा चिंता हुई नहीं। जब मैंने यूजीसी के सामने हाथ बढ़ाया, उन्होंने बिल्कुल खोल करके हमें, जब मैं प्राइवेट संस्थान में आ गया जैसे कि जामिया हमदर्द है, तो हमारे पास डबल चैलेंज हो गया। एक तो इस संस्थान को उस लेवल पर ले जाओ जहां ये देखा जाए कि ये तो बड़ा अच्छा संस्थान है। और हमें बड़ी खुशी है कि 3 साल के मुद्दत में आज के डेट में हमारा जो विश्वविद्यालय है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तीनों होने के बावजूद इंडिया में इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग में उसने 5th हाईएस्ट रैंकिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे दिया। NIRF रैंकिंग में हम ऑलरेडी बहुत आगे हैं। हमारा कई प्रोग्राम, जैसा कि जिसके पहले सत्य जी ने बताया, कई प्रोग्राम विश्व लेवल पर माना जा रहा है कि बड़ा अच्छा है। उसकी ये जवाब सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत है कंट्रोल करने की। अगर आप वाकई रूप से सही मानों में अगर आप चाहते हैं कि हम शिक्षा का उद्धार करें, विद्यार्थियों का उद्धार करें, उनके माता पिता का उद्धार करें, तो फिर आपको भी अपना उद्धार ऐसे करना होगा कि बिल्कुल आपको अपना पर्सनल गेन्स नहीं देखना होगा। बिल्कुल सही मानों में नॉट फॉर प्रॉफिट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ चंद यूनिवर्सिटीज हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है रियल मानों में। उनके अपने कारण होते होंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन बाय एंड लार्ज आज के डेट में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उभर के आ रही हैं, ये सही मानों में नॉट फॉर प्रॉफिट है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट रहने के बावजूद भी अगर आप अच्छे टीचर्स को अट्रैक्ट करें, हमारे यहाँ आज के डेट में IIT से, US से, सिंगापुर से लोग आ रहे हैं, शिक्षक हमारे यहाँ अध्यापक बन के आ रहे हैं। उनको हम कम तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, तो कैसे पैसे कम? तो इसलिए फीस स्ट्रक्चर का डिफरेंशियल होना जरूरी है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है कि इतने से ऊपर फीस आप नहीं जा सकते हैं। कैपिंग कर दी। तो परसों का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ तक मेरी समझ में था, तो वो था कि एडमिशन में आरोप लगाया गया था कि किसी बच्चे के एडमिशन में स्पॉन्सरिंग बॉडी ने कुछ पैसे मांगे थे और उस पर उनको करप्शन चार्जेस फाइल हुआ था। ये वो अलग बात है, वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं। हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, बिकॉज हम तो नीट के थ्रू लेते हैं। और नीट में क्या आपत्ति है आपको लेने में? आप अल्पसंख्यक हैं, आप अल्पसंख्यक लीजिए। आप अल्पसंख्यक की लिस्ट में से टॉप 50 को लीजिए, टॉप 100 को लीजिए, इसको कोई आपत्ति नहीं। और मैं बताऊं कि अल्पसंख्यक की लिस्ट में अगर आप छोड़ भी दें तो अल्पसंख्यक काफी रेगुलर लिस्ट में भी काफी ऊंचे नंबर पर आए। तो ये तो बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, पहले वाला भी, 2 दिन पहले वाला भी और कल वाला भी। इससे सबका उत्थान होगा, यूनिवर्सिटी का उत्थान होगा। आपको पता लगेगा आपके स्टैंडर्ड क्या है, आपकी रैंकिंग क्या है, कितने बच्चे आपके यूनिवर्सिटी में अट्रैक्ट होना चाहते हैं, के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अगर आपका रैंकिंग अच्छी होगी, लोगों को पता है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। क्यों, क्या बात है कि दिल्ली में लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हमारे यहाँ दिल्ली को छोड़ के कई जगहों पर है, लोग वहां नहीं जा करके जामिया हमदर्द में मेडिकल में एडमिशन लेते हैं। एम्स में दिल्ली में होता है तो जाते हैं, दिल्ली के बाहर कहीं एम्स होता, कहते नहीं मुझे जामिया हमदर्द जाना है। कोई बात है हमने, उसके कारण ही कि यहाँ अच्छे
अच्छे स्टूडेंट। सुषमा जी, क्योंकि वक्त कम है, जिस तरीके से हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में देख रहे हैं, जाहिर है, और जैसे कि हसन साहब ने कहा कि ये भी अहम है कि जब हम इंटरनेशनल प्रोफेसर और जो लेक्चरर्स हैं वो आते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो उनको आप महंगी फ़ी पे करते हैं। लेकिन फिर भी मेरा एक आम स्टूडेंट्स के नज़रिए से सवाल ये है कि फ़र्क जो है, चाहे वो स्ट्रक्चर का हो, चाहे फ़ी की बात करें या फिर स्टैंडर्ड का हो, वो इतना ज़्यादा बड़ी चौड़ी खाई ना हो कि वो दूर से दिखने लगे। आपको लगता है कि खाई चौड़ी होती जा रही है, उसे रोकना चाहिए? जी, बिल्कुल, खाई चौड़ी हो रही है, उसे रोकना चाहिए और शिक्षा व्यवसाय बनाई नहीं जानी चाहिए। भारत की ये परंपरा भी रही है, शिक्षा दान की वस्तु बेशक रही हो, शिक्षा व्यवसाय की वस्तु नहीं है। और जिस देश में शिक्षा व्यवसाय बनने लगती है, फिर उसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि बाज़ार में तो अंत होता ही नहीं है, कीमत कहाँ तक जा सकती है। शिक्षा कीमत पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जो इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ बनने के लिए आए थे, वो ये धारणा लेकर हमारे पास या यूजीसी के पास या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास आए थे कि वो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं और बच्चों को अवसर देना चाहते हैं जो बच्चे सरकारी संस्थानों में नहीं जा रहे। किसी भी यूनिवर्सिटी ने या संस्थान ने कभी ये नहीं कहा कि वो इससे लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे संस्थान जिस तरह से रेप्लिकेट हुए हैं, डुप्लीकेट और मल्टीप्लीकेट हुए हैं, वो किसी भी प्रकार से शिक्षा के हित में नहीं कहा जा सकता। और यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन यूजीसी में हमें ये भी अनुभव मिले कि यही डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज फिर अपनी मर्जी से एक नया कैंपस भी खोल देती हैं, उस कैंपस के लिए कहीं जानकारी भी नहीं देती हैं। नए कोर्सेज के उनको स्वायत्तता है, लेकिन वो कोर्सेज भी ऐसे तो होने चाहिए कि अन्य संस्थान भी उसमें सहभागी बन सकें और जो बच्चा वहां से निकले उसके लिए कोई अवसर आगे भी उपलब्ध है। क्योंकि ये संस्थान सिर्फ पैसा कमाने के लिए कहीं भी डिक्लेयर नहीं करके आए हैं। हमने दुकानें नहीं खोली, हमने संस्थानों को मान्यता दी है और वो संस्थान अपने आप को शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कहकर आए हैं, तो उन्हें अपना वो चरित्र बनाए रखना चाहिए और उनका दायित्व होना चाहिए कि वो बच्चों को सही शिक्षा दें, उनकी मेरिट को नजरअंदाज ना करें और उनके भविष्य को भी स्वर्णिम बनाएं। सत्य, एक आखिरी कमेंट बहुत संक्षेप में सर, कि जिस तरीके से ये खाई है, क्या कोई उपाय दिखता है, अगला कदम हो सकता है मिनिस्ट्रीज का, एचआरडी का, या फिर कैपिंग ही इकलौता रास्ता? लेकिन कैपिंग भी ऐसा लगता है कि काफी अपर लिमिट है जो स्टूडेंट्स कहते हैं। अगर मैं डॉक्टर का एग्जांपल दूं, अगर 40 और 50 लाख की फीस कोई डॉक्टर एक साल में जमा कर रहा है या 30 लाख की फीस देता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जनसेवा के लिए ग्रामीण इलाकों में काम कर पाएगा? आप अनुमति दें तो थोड़ा सा एक वाक्य में बोल दूं। बहुत संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में कहूंगी। कैपिंग कोई उसका इलाज नहीं है, लेकिन ये अवश्य होना चाहिए कि हम स्ट्रक्चर्स ऑफ फी बनाएं, थोड़ी हाई फीस भी बेशक रखें, उसको कैपिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां फिर फ्री शिप्स भी वो संस्थान भी दें जिस प्रकार से सरकारी संस्थान देते हैं। अब सत्या जी, एक चीज तो प्रोफेसर यादव ने स्पष्ट कर दिया। दूसरी चीज ये है कि भारत में अभी भी जो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो शिक्षण संस्थानों को या ऐसे लोग जो किसी संस्थान से पढ़ के आए हैं और जीवन में बहुत सफल हो गए हैं, बहुत पैसे कमा लिए, तो वो अपने अल्मा माटर को डोनेशन नहीं दे रहे। ये इस तरह की जो परंपरा है पश्चिम के देशों में काफ़ी है। जैसे हार्वर्ड का कोई पढ़ा हुआ है तो वो बहुत आगे बढ़ गया है तो हार्वर्ड को डोनेशन देगा, अलग से कोई स्कूल खुलवा देगा। इस तरह की चीज़ भारत में भी ये एक तरह से शुरुआत कहीं कहीं कुछ हुई है। ये चीज़ धीरे धीरे सामने आनी चाहिए और शिक्षा में जो कहें कि जो शिक्षा का मानकीकरण, भ्रष्टाचार से उसकी मुक्ति, लेकिन साथ साथ व्यावसायिककरण नहीं हो, एकदम से सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं चले। और बीच का बिंदु क्या हो सकता है, जैसे हसनैन साहब ने कहा कि हम जब बाहर से प्रोफेशनल्स बुलाते हैं पढ़ाने के लिए तो उनको हमें पैसा देना पड़ता है, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी चला रहे हैं तो पूरी व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो वो बीच का बिंदु क्या हो सकता है जिसमें कि जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए जो पैसे चाहिए वो, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, भारत कोई बहुत ज़्यादा धनी देश नहीं है, तो आमतौर पे स्टूडेंट्स जो मिडिल क्लास से आते हैं उनके पास उतने पैसे नहीं होते, तो उनको सही अवसर मिले शिक्षा का। ये बीच का बिंदु क्या हो सकता है, इस पे यूजीसी जैसे संस्थाएं और सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं ये बैठ के इस पे कोई सही ढंग से फैसला ले सकते हैं। लेकिन वही जो मूल बिंदु ये है कि आपको संतुलन बनाना है। बिल्कुल सर।
बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में जब हम नीट के एग्जाम की बात करते हैं ज़रूरी क्यों हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, और इन यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो कैपिंग है वो असल में क्या उसके फायदे हैं, लेकिन अभी भी चिंता क्या है और जो संतुलन है वो कहाँ पर जाकर होना चाहिए। नमस्कार।